हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब द्विघात समीकरण, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। और इसकी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका थंबनेल कुछ ऐसा ही होगा। और ये अब उसकी सेकंड क्लास है, मतलब द्विघात समीकरण की जो है अब जो सेकंड क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या किया था आपके लिए कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेकर आया था मैं। ठीक है। तो इससे पहले जो क्लास पढ़ी होगी वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ी होगी, जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, मतलब 4.1 को करने के लिए। और उसके बाद मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है। तो आप सबसे पहले जाइए उस पहली क्लास को जरूर देखना, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो आपको समझना जरूरी है इस वाले चैप्टर का। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.1। ठीक है भाई। 4.1 एक्सरसाइज आज अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन मतलब रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कर लेंगे। आज हम कोशिश तो ये करेंगे इस एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है भाई। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो कि मीटर में दे रखी है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब दुगनी है। ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब हमसे क्या बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है और चौड़ाई का दुगना है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है भाई। मतलब हमको क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ये आपको एक आयताकार दे रखा है, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं कि हमारे पास क्या है, एक आयताकार है। ये एक आयताकार हो गया, इसकी शेप इस तरीके से होती है भाई। ठीक है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो हमको दी हुई है, मतलब निकालनी है। और हमको क्या निकालनी है, इसकी ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। ये चीज है। ये क्या है, एक आयताकार भूखंड, एक प्लॉट है। ठीक है, जो कि आयताकार है। अच्छा, अब इसमें बोला क्या गया है वो देखते हैं कि इसका जो एरिया है, मतलब जो क्षेत्रफल है, वो हमारे पास दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है और चौड़ाई का दुगना है। क्या चीज चौड़ाई का दुगना है, वो है लंबाई हमारी। हमसे पूछा क्या गया है कि लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो जो चीज हमसे पूछी जाती है उसको हम क्या लिखेंगे, हम उसको मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब मैंने क्या माना है कि जो आयताकार है उसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। ये इसको मैंने क्या मान लिया है, x मीटर मान लिया है। तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, बोलो। तो आप बोलोगे सर, लंबाई में बोला गया है कि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक और चौड़ाई का दुगना है, मतलब चौड़ाई का दुगना। तो मैं क्या करूंगा इधर भाई, बताओ। जो क्या नाम है, लंबाई है, ये लंबाई है, ये चीज तो इसको मैं रफ कर लूं, पहले लंबाई लिखना है इधर। तो ये लंबाई है भाई। ठीक है, ये लंबाई है। तो चौड़ाई का दुगना, तो मैं इसका क्या करूंगा, चौड़ाई का कर दिया मैंने दुगना, मतलब ट्वाइस कर दिया। और क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, तो 1 मीटर अधिक मैंने ये कर दिया। ठीक है भाई। तो 1 मीटर से अधिक हो गया, ये हमारी पूरी क्या आ गई भाई, ये आ गई हमारी इसमें लंबाई पूरी। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x+1। मतलब जो हमारी चौड़ाई दे रखी थी उसका मैंने दुगना कर दिया और एक ज्यादा कर दिया, 1 मीटर ज्यादा कर दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी क्या, लंबाई हो गई। अच्छा, अब आप सभी ने क्या चीज पढ़ी होगी कि जो आयताकार होता है, आयत होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप इधर लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होगा ना। ठीक है। अब हमारे पास जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे सीधा। तो हमारे पास जो आयताकार जो भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 528। तो 528 इक्वल टू लंबाई कितनी दे रखी है, 2x+1 इंटू
इंटू जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई, इसको हमको सॉल्व करना है आगे, और मैं इधर सॉल्व करता हूं इसको। देखिए 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट में x है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 528, इसका मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करूंगा कितना हो जाएगा x, इक्वल टू 528, ये 528 इधर आ जाएगा तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या होगा उधर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज आ गई भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको सिंपली इसमें कुछ नहीं निकालना, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का हमारे पास चौड़ाई दे रखी थी जो कि हमने मानी है x, ठीक है, और जो चौड़ाई है, अगर मैं लंबाई की बात करूंगा, लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी और एक अधिक है, तो इसलिए मैंने जो उसकी लंबाई मानी है वो पूरी ये है। ठीक है भाई, तो वो पूरी क्या है, ये। अच्छा, अब इसके बाद देखो समझ लो आगे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिखा है इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने आयताकार का जो क्षेत्रफल है वो लिख दिया, लंबाई की जगह लंबाई की वैल्यू रख दी और चौड़ाई की जगह x। ठीक है, उसके बाद सीधा सिंपली इसको सॉल्व कर लिया है और ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मतलब हमको क्या करना है, इसमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना है हमको कि कौन कौन से पूर्णांक हमको ये बताने हैं। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको ये पता होगा कि मैंने जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि इंटीजर्स क्या है, मतलब पूर्णांक क्या है। जिसको भी नहीं पता तो हम इधर देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या चीज है। इंटीजर, इंटीजर मैंने इंटीजर में बताया था, इसमें सारी वैल्यू आती हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट से, इसमें जीरो वगैरह ये सब आते हैं, 1 2 3 इस तरीके से, -1 -2। अब इसी में होते हैं जो माइनस वाली होती हैं उसे क्या देते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें क्या देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, ये चीज है। अब हमको क्या डिस्कस करना है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, सो ऑन। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव मैंने इंटीजर बता दिया, इंटीजर क्या है, मतलब 1 2 3 4, माइनस में भी देख लें। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की। किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्रमागत बोली है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव बोली है, मतलब लगातार बोली है, उसको और समझना है। तो लगातार क्या चीज होंगी आप बताइए। तो लगातार इंटीजर कौन से होंगे, तो लगातार वाले जो इंटीजर होंगे वो कैसे होंगे, 1 2 3, ये क्या है, लगातार है, मतलब एक के बाद क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताना है इसमें कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अगर मैं बात करूं कि x और मैं बात करूं x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैसे किया मैंने, क्योंकि इधर अगर मेरा 1 है तो 2 कब आया, जब 1 में 1 जुड़ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 2 है, तो 2 के बाद जो 3 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जब इसमें 1 प्लस हो रहा है। मतलब आप देखिए कि इधर ये x है तो इधर क्या आ रहा है, x प्लस 1। समझ में आ गई, अब इधर समझना। जैसे 5 और 6 ये क्या लगातार है और ये कैसे हैं, पॉजिटिव है, और क्या ये इंटीजर है, तो ये कैसे आ रहा है, 5 और ये 5 प्लस 1। तो इसीलिए मैंने बोल रहा हूं इसमें कि दो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो क्या होंगे हमारे, x और x प्लस 1, ये हमारे क्या होंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। चलिए, तो हमको ये तो पता चल गई कि क्या चीज इसका होने वाला है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा भाई, कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे भाई, x और x प्लस 1। ठीक है, ये दो है। अच्छा, अब क्या दिया है, ये तो हमने लेट किया है क्योंकि वो क्या होंगे, x और x प्लस 1 होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि उनका गुणनफल कितना होने वाला है, 306। तो मैं इधर लिखूंगा दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है भाई? 306। चलिए, तो हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए, गुणनफल मतलब क्या है कि x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 306। अब मैं यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए, x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 306। इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 और ये आ जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा? 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, दो पूर्णांक आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, जो रोहन की माँ की उम्र है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक है। अब से 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास भाई? 360। मतलब ये बोल रहा है कि इतना हो जाएगा। ये बोल रहा है कि रोहन की जो माँ है उसकी उम्र रोहन से कितनी अधिक है? 26 वर्ष। और अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो 3 वर्ष और बीतेंगे, तब क्या होगा कि दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, बस सीधा इसमें क्वेश्चन में ये वाला, मतलब क्वेश्चन में आंसर बताना है हमें। चलिए, तो इसको कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं, तो पहले हम इसका ये समझेंगे कि एक पैटर्न किस तरीके से बनता है इसका, उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैं इधर बताता हूं आपको कि इसमें क्या है। इधर मैं लिखूंगा क्या? रोहन, और इधर लिखूंगा मां। ठीक है, अच्छा, इधर होगी उनकी आयु। एक मिनट, थोड़ा वैसा हो रहा है, आयु। और इधर हो जाएगी 3 वर्ष वाली आयु, 3 वर्ष बाद। ठीक है भाई, चलिए अब समझना। देखिए, इसमें बोला गया है कि रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो अगर मैंने रोहन की आयु x वर्ष मानी है तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? बोलो भाई, x प्लस 26, यही हो जाएगी ना। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष वाले कॉलम में आ जाएंगे, दोनों की उम्र का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष बाद की बात करी गई है, तो अगर अभी रोहन की x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आप बताओ? तो आप बोलोगे x प्लस 3। ठीक है भाई, और 3 वर्ष बाद माँ की कितनी हो जाएगी? तो माँ की तो अभी भैया कितनी है? x प्लस 26, और 3 वर्ष करूंगा तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा? मैं 3 को ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, तो आप बताइए, x प्लस 26 प्लस 3 है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको 29 कर दू प्लस, तो इसको मैं क्या कर दूंगा भाई? 29 कर दूंगा। तो मैं इधर सिंपली क्या कर दूंगा? 29। तो 3 वर्ष बाद जो उसकी रोहन की माँ है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं। इसमें सिंपली बोला गया था कि 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो मैं सिंपली इधर लिख दूंगा कि दिया है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन तथा माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई? बोलो, 360। अब देखिए, गुणनफल 3 वर्ष बाद देखना है तो हमें इन दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा x प्लस 3, ये तो रोहन की आयु होगी 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 इक्वल टू, ये इसका गुणनफल कितना दिया है हमको? 360। कितना दिया है भाई? 360। अब सिंपली हमको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है इधर। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर ये आ रहा हमारे पास x प्लस 3 और ये आएगा x प्लस 29 इक्वल टू
360। चलिए अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा आपका 29x और ये आ जाएगा आपका 3x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दिया 87, ठीक है, क्योंकि 30 इंटू 90 हो जाएंगे और 3 माइनस कर देंगे, इक्वल टू 360। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32x प्लस 87, ये माइनस इधर हो जाएगा, आ जाएगा 360 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा अब 360 में जब ये माइनस हो रहा है मतलब ये 87 इसमें करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा माइनस के, तो 60 जे गए और 27 सॉरी 23 जाएंगे, तो ये बचेगा 3 और 7 2 273। ठीक है भाई, 273 ही आएगा, इसमें 7 में ऐड कर दूंगा तो 200 300 260। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्या भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंपली आपको पता ही है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बस, और कुछ नहीं निकालना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये मेन चीज होती है आपको समझने की। बाकी मैंने इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उसे दूरी को तय करने में, मतलब कौन सी दूरी को तय करने में, इस वाली दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप स्लो अपनी स्पीड को एक नियत स्पीड से चल रहे हो और अपनी स्पीड को अगर आपने बढ़ा दिया तो आपको कम टाइम लगेगा कहीं पहुंचने में, और अगर आपने स्पीड को अपनी कम कर दिया तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट इतना पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए गति को क्या किया गया है, कम किया गया है, तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज हमको दी हुई है, और इसमें निकालना क्या है कि रेलगाड़ी की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी वास्तविक चाल निकालनी है बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे इसमें कि माना उसकी चाल निकालनी है वास्तविक, तो पहले मैं ये लिखूंगा कि रेल गाड़ी की जो चाल है वो मैं क्या मानूंगा भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये है, ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर ली है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी दूरी, मतलब कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो मैं लिखूंगा इधर रेल गाड़ी की तय दूरी लिखना चाहिए मेरे को, जो दूरी तय कर रही है। तो वो कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये कितनी है, 480 किलोमीटर। अब देखते हैं, अब अगर मैं इधर बात करूं समय की, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मतलब मैं इधर अगर बात करूं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अच्छा इधर इंग्लिश में कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टाइम निकालूं उधर से तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से आप कैसे भी करके वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि स्पीड इक्वल टू होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। भाई ये चीज याद रखनी है आपको और कुछ नहीं। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा, समय निकालूंगा या टाइम निकालूंगा, तो मेरे पर क्या निकलेगा, देखिए मेरे पे चाल भी है, मतलब स्पीड है, और दूरी भी है। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पर क्या है 480 और स्पीड क्या है मेरे पे x मीटर। तो एक तो मेरे पे पॉइंट मेरे पे ये है कि मैं यहां से जो टाइम है, इस टाइम को मैं स्मॉल टी मान लेता हूं। ठीक है भाई, टाइम को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल टी मान लिया है, इसको आप इधर रखोगे। अब आगे बढ़ते जाओ, ये तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, इतना किया है कि यहां से ये मान के चलिए हमने इतना कर लिया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो उसे जो दूरी तय करता है उसमें कितने घंटे अधिक लगते हैं, तब उसे घंटे कितने अधिक लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं कि अभी अगर वो
इतनी की स्पीड से चल रहा है, अभी उसमें कम नहीं करी गई है, अगर वो इतनी की स्पीड से चल रहा है तो उसे जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसे, फिर इतना वो लग रहा है उसे कितना टाइम, ये 480 अपॉन एक्स, ये उसे टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना उसे टाइम लग रहा है, इतने घंटे उसे टाइम लग रहे हैं। अगर वो अपनी स्पीड में कमी करता है तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा या कम, तो आप बोलोगे ज्यादा लगेगा। अब वो कितना ज्यादा लग रहा है, वो ये ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो मैं इधर लिखूंगा उसे क्या क्या लिखूंगा, यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की जाती है तो चाल क्या हो जाएगी भाई फिर हमारी, तो चाल हो जाएगी हमारी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो जो पहले हमारी स्पीड थी अब उसमें 8 कम हो गए तो हमारी x प्लस x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं इधर से, आप समझने की कोशिश करना। अब क्या किया उसने, चाल में कमी करी है, तो आप मेरे को बता दोगे टाइम हमारा ज्यादा लगेगा कम, तो आप बोलोगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं इधर क्या लिखूंगा, जो टाइम हमारा क्या होता है भाई बताओ, टाइम क्या होता है, मैं अगर इधर दूरी की बात करता हूं, पहले 1 मिनट रफ कर दूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अब डिस्टेंस तो उतनी ही चल रहा है, जो दूरी है वो कितनी है, दूरी है वो कितनी है 480 किलोमीटर। अब मैं यहां से अगर समय की बात करूंगा कि समय कितना लगेगा, तो समय हमें कितना लगेगा 3 घंटे अधिक, किससे, जो हमें पिछला समय लग रहा था उससे 3 घंटे अधिक, तो 480 डिवाइड बाय x प्लस 3 मतलब 3 घंटे अधिक लगेगा उसमें, ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई। अब देखिए यहां से आप सभी को पता होगा कि समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चाल, क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। तो ये समय है तो मैं इधर क्या कर दूंगा, दूरी बट्टे समय, सॉरी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, और ये इक्वल में रहेगा 480 x प्लस 3, ठीक है भाई। अच्छा दूरी कितनी है हमारी 480, चाल कितनी है x माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3, ये इधर आ जाएगा जिससे कि हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा जिससे कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और क्या आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन, मैं इसमें से क्या करूंगा 480 को कॉमन ले लूंगा और मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा मेरे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये 3 से पहली बात तो ये कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 1, और इधर जाएगा ये 6 और ये 0, ठीक है भाई। अब देखिए इसका एलसीएम लूंगा तो 160, इसका एलसीएम लूंगा x माइनस ये हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन क्या हो जाएगा जी x माइनस 8, ठीक है भाई। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, उसे काट दिया मैंने 3 से 480 को, इधर x से x कट जाएगा तो मेरे पे ये आ जाएगा, इधर इक्वल में क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 160, इस 160 को मैं काम करता हूं, 160 का मैं क्या काम करता हूं भाई उस एक के नीचे पहुंचा देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बताओ भाई 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 160, यही तो आएगा भाई मेरे पर 160 आ गया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मैं अब आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है भाई, वो मैं कहां आगे सॉल्व करूंगा। चलिए तो अब मेरे पर क्या आ गया भाई बोलो 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 160, और इसका मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पे x माइनस 8 इक्वल टू 160 इंटू 8, ठीक है भाई। चलिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा
8 6 48, 4 और ये 12, ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस क्या आ जाएगा इधर, इक्वल टू 0। तो मेरे पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई भाई बोलो, वो आ गई मेरे पर ये वाली, क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितनी आ गई 1280 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया भाई। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरीके से सॉल्व करके लेके आना है। जो कि आपको स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटे माननी है, और उसके बाद जो दूरी है वो हमारे पास दी हुई है। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाती है तो हमारी जो चाल है वो पहले से कितनी कम हो जाएगी, 8। तो क्या हो जाएगी भाई बोलो, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारी सेम रही, तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम क्या लगेगा बताइए, पिछली बार से 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो पिछली बार ये लग रहा था, इसलिए 3 घंटे मैंने अधिक कर लिया। कहानी समझ में आ गई। हमारे पास समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे चाल, दूरी हमारे पास कितनी है 480, चाल क्या हो गई हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि अब 8 कम हुई है। तो 8 कम हुई है तभी तो 3 घंटे अधिक लगे हैं। बात ठीक है। अब मैं सिंपली इसको उधर लेकर जाऊंगा, यहाँ से एलसीएम ले लूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। 3 से 480 कट जाएगा 160 बार, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करते हुए लेते आऊंगा और फिर मेरा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये मतलब आपका यहाँ से 4.1 एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लीजिए पूरी कंप्लीट हो गई है यहाँ से 4.1 एक्सरसाइज। अगर इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों में, जो 4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारी क्या आगे की प्लानिंग है, तो वो है आपकी एक्सरसाइज कौन सी 4.2। इस 4.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम इसे क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिए, जिससे कि उनके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।